बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान कीजिए। अभी मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में आज फिर हमारा शहर नंबर 1 पर है। सो एहतियात कीजिए, बाहर जो निकल रहे हैं लोग गैर ज़रूरी तौर पर तो पहले ना निकले, लेकिन क्या करें जी, हमारे लाहौरियों का तो ट्रेंड है वीकेंड पे नाश्ता भी बाहर, रात का खाना भी बाहर। सो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। गर्म पानी अगर आप या जुशांदा वगैरह का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर है जी, ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, मोहम्मद अली रंधावा कमिश्नर लाहौर तैनात। रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे के बाद होम डिलीवरी की इजाजत, साबिक अदालती अहकाम पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। लाहौर शहर की बढ़ती हुई ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एलडीए का अहम इकदाम, अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला। और इसके बाद ही शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का सिलसिला जारी। आज की खबरें आप जान चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और अली रामे ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खोकर साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। उखाड़ पिछाड़ जो हुई है ब्यूरोक्रेसी में, मोहम्मद अली रंधावा को कमिश्नर लाहौर तैनात किया गया है, कैसे देखते हैं तैनात? जी बिल्कुल, जो पहले जो कमिश्नर लाहौर थे मोहम्मद आमर जान जो है, उन्हें पीटीआई की सिफारिश पर लगाया गया था। अच्छा। और जो डीसी लाहौर है मोहम्मद अली जो है, उनको भी पीटीआई के कोटे से इमरान खान के कहने पर लगाया गया था, क्योंकि वो मोहम्मद अली जो है वो इमरान खान के पीएस रह चुके हैं जब वो इमरान खान वजीर आजम थे। लिहाजा पॉलिटिकल जो तैनातियाँ हैं उनको हटाना ज़रूरी था और गैर जानबदार अफसर लाना ज़रूरी था, क्योंकि जब आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको गैर जानबदार ब्यूरोक्रेसी लगानी पड़ेगी, गैर जानबदार इंतजामिया लगानी पड़ेगी। लिहाजा जो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा लगे हैं, ये स्पेशल सेक्रेटरी थे महकमा खजाना में, बड़े फेयर किस्म के और बड़े ईमानदार किस्म के बड़े मंजे हुए अफसर है। पहले ये DG LD भी रह चुके हैं और इसके वाले से इनकी बड़ी खिदमात है। ये DC गुजरात भी रह चुके हैं और ये ब्यूरोक्रेसी में एक मंजे हुए ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाने जाते हैं। फील्ड पोस्टिंग के माहर हैं और हेडक्वार्टर की पोस्टिंग के भी माहर हैं। ये बड़ा अच्छा वज़ीर आला ने चॉइस किया है। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली रंधावा को जो कमिश्नर लाहौर लगाया है, ये बहुत अच्छा कदम है। और इसके साथ ही जो दीगर पुलिस अफसर भी ट्रांसफ़र हुए हैं, जो सारे पूरे पंजाब के जो कमिश्नर हैं उनको हटा दिया गया है, वो बहुत अच्छा कदम किया। सारे कमिश्नर जो परवेज़ इलाही ने अपनी मनपसंद इंटरव्यू करके पिक एंड चूज की बराबर मोहम्मद खान पट्टी और वजीर परवेज़ इलाही ने लगाए हुए थे, वो हटा दिए गए हैं। बाकी मैं आपको एक और खबर देता चलूँ यहाँ पर कि आज रात किसी भी वक्त जो है सेक्रेटरियों के और तमाम पूरे पंजाब के जो DC हैं वो भी तब्दील कर दिए जाएंगे। अच्छा। आज रात, ये मैं आपको ब्रेक की खबर दे रहा हूँ, तो ये आज रात सेक्रेटरी, तो पूरे पंजाब के सेक्रेटरी और पूरे पंजाब के DC जो है वो भी तब्दील कर दिए जाएंगे। यानी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आज रात भी मुतवक्को हैं जी। क्योंकि तब्दीलियाँ तो पहले ही हो जानी थी। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्योंकि कुछ शराइत हैं, तो पाबंदी की वजह से एक तरफ उन्होंने पाबंदी लगाई, पाबंदी के साथ उन्होंने बावर कराया निगरान हुकूमत को कि आपने कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है तो आपने इलेक्शन कमीशन को आगाह ज़रूरी करना है जी। तो लिहाजा अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग डिले इस वजह से आ रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सबरीज आ रही है, तो उनकी अप्रूवल से ही ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। कुछ जगह पे मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि वो लोग एतराज़ात उठा रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने तो पाबंदी आयद की, उसके बावजूद निगरान हुकूमत कैसे इस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रही है। तो उनके लिए मालूमात ये हैं कि आपने अगर वो गाइडलाइन पढ़ी हैं तो उस गाइडलाइन में एक तरफ पाबंदी है तो दूसरी तरफ उन्होंने शर्त रखी है कि अगर निगरान गवर्नमेंट जो है वो ऑफिसर्स तैनात करना चाहती है की पोस्टों के ऊपर, तो वो एक इजाज़त लेंगे इलेक्शन कमीशन से। तो कोई भी समरी जा रही है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू जा रही है, इलेक्शन कमीशन को भेजी जाती है, इलेक्शन कमीशन उस पर अप्रूवल देता है, तो उसके बाद ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। तो उसमें डिले भी इसी वजह से आ रहा है क्योंकि तबादले तो यकदम ही हो जाते हैं जब भी निगरान गवर्नमेंट आती है। तो ये फ़ैसला तो हो गया था, लेकिन उसमें डिले जो है वो इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मशरूत होने की वजह से आ रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी लाजमी है। खोकर साहब ने बिल्कुल बात ठीक की, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटरव्यूज़ करके अपनी मनपसंद जो है अफराद उनको तैनात किया हुआ था की पोस्टों के ऊपर, और PMS के ज़्यादा लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ़ महकमों में एक अच्छी खासी जगह भी दी हुई थी। वो ठीक है, लेकिन जो DMG के लोग हैं या पास के लोग हैं वही इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि किसी महकमे का सरबराह जो है वो PMS के लोग हों। तो लिहाजा अब PMS के लोगों को अब तब्दील करके PMS के मुख्तलिफ महकमे में अभी लोग रहेंगे भी, लेकिन बेशतर जो है वो पास और DMG के ग्रुप के लोगों को वो महकमों के सरबराह जो है वो बनाया जाएगा।
क्योंकि पीएमएस का एक अपना एक स्ट्रक्चर है, पास का डीएमजी का एक अपना स्ट्रक्चर है। खोखर साहब भी बेहतर जानते हैं कि उनका तरीकाकार कुछ और होता है। ठीक। तो लिहाजा ट्रांसफ़र पोस्टिंग होएगी। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मरहला जो है वो मुकम्मल होगा तो उसके बाद जो इंतज़ामी मामलात हैं उस पर अब फोकस किया जाएगा, क्योंकि आज काबीना का पहला इजलास जो जी है बिल्कुल। वो भी निगरान वज़ीर आला ने तलब किया है। तो इसमें काबीना के इजलास में जो 8 रुकनी उनका एक काबीना के रुकन है जो उन्होंने हलफ ले चुके हैं, महकमे भी अलॉट किए गए हैं। महकमे भी अलॉट किए गए। आज कैबिनेट का बाकायदा इंट्रोडक्शन मीटिंग होएगी। मीटिंग में ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनको दिए गए वो मुतलका अमूर के ऊपर उनको ब्रीफिंग देंगे। सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी, गुड गवर्नेंस के ऊपर, क्योंकि अब निगरान गवर्नमेंट, बहुत बड़ा इशू है हेल्थ वाकई बहुत बड़ा इशू है। हेल्थ के ऊपर निगरान गवर्नमेंट को, निगरान वज़ीर आला को इस पर फोकस करना होगा। अगर वो फोकस नहीं करेंगे तो फिर सवालिया निशान उठेगा कि निगरान गवर्नमेंट कहाँ पे है। अब आप फ्री एंड फेयर जो है वो आप मूव कर सकते हैं, आप इंतजामात जो है वो कर सकते हैं। अब आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होएगा। आप पॉलिटिकल प्रेशर से निकल कर आपको फैसले जो है वो करने पड़ेंगे और निगरान गवर्नमेंट कर भी रही है। निगरान वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ जो गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात हुई है, शफाफ इंतखाबात के साथ साथ इस पर भी बात हुई है। सो जो पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है उसका ज़रा मतलब भी समझा दें। लॉ एंड ऑर्डर आवाम किस तरह से अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि शहर में हालात बहुत बुरे हैं। अली, जो पुलिस का एक किरदार है वो उसमें उनको फ्री हैंड देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कहीं पे किसी जगह पे सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी भी मुलज़म के हवाले से या उसकी बैकग्राउंड के हवाले से, तो किसी क्राइम के पीछे अगर कोई पॉलिटिकल है तो वो बचेगा नहीं है। ठीक। सिंपल सी बात है। फ्री हैंड देने का मतलब है कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं कानून के दायरे में, जो आपका दायरा इख्तियार है वो रह कर आप क्राइम को कंट्रोल करें। क्राइम को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। CCPO के साथ IG पंजाब के साथ मुलाकात भी हो चुकी है निगरान वज़ीर आला की, और उन्होंने वाज़ेह हदायत दी है कि क्राइम को जो है वो कंट्रोल किया जाए। अब क्राइम क्योंकि आना बढ़ता भी बहुत जा रहा है, जो महंगाई की शरह बढ़ रही क्राइम है। की बात की है, जो गुज़श्ता रोज़ घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाक़या आया, ये वाक़यात भी बहुत बढ़े हैं। अब CM साहब ने कल बच्ची की अयादत भी की, अहकामात भी फौरी तौर पर जारी किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अली, इन वाक़यात को रोकना भी तो है ना। अब तो दोनों मुलव्विस लोग जो हैं वो पुलिस एहलकार निकले। देखें, सबसे बड़ी अहम बात है ना कि वो दोनों पुलिस एहलकार निकले जो कानून को जानते हैं, वो जो इन चीज़ों को समझते हैं। मतलब उनमें कोई डर इस खौफ नहीं मामले है कि की, क्या हमारे साथ हो हाँ, सकता है। अगर कानून खुद ही, रियासत खुद ही इन चीज़ों में मुलव्वस हो तो फिर आम शहरी क्या करेगा। अब आपको इस पर मामले पर इन्वेस्टिगेट करना होगी और आप जो भी इसमें मुलव्वस है उनको फौरी तौर पर कटहरे में लाया जाए और बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। और यही यकीन दहानी कल वज़ीर आला पंजाब ने दी है बच्ची को भी और उनके वालिदैन को भी कि फ़ौरी उनको इंसाफ मिलेगा। जहाँ तक बच्ची के इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं वो उनको मेयो हॉस्पिटल में जो सर्जिकल टावर में एडमिट है वो उनको मैसर की जाएंगी। इखलाकियात, इंसानियत, हम बहुत दूर हो चुके हैं इनसे। हमारे अंदर जो है वो इंसानियत का जो एक जरासीम होते हैं ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं। खुदारा इंसानियत को अपने अंदर से मरने न दें। तो अगर कोई ऐसा, अब ये तो एक बच्ची है ना, मुख्तलिफ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सब लोग जानते हैं ये इस तरह के लोग जो हैं वो जानबूझ के भी कुछ इस तरह का किरदार करते हैं। उनसे भी अपील है कि वो इस तरह के काम ना करें। देखिए, उनकी वजह से दूसरे लोग जो हैं वो मुतासर होते हैं। अब लाहौर के अंदर ये तो एक बिज़नेस बन चुका है। आप किसी को घर में काम के लिए रखते हो, वो एक हफ़्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये कई लोगों के साथ वाक़यात हो चुके हैं। जब आप ब्लैकमेल होते हो वो कहते हैं हम बुलाते हैं मीडिया को, हम बुलाते हैं पुलिस को, मामला पंचायत तक पहुंच जाता है। पंचायत में फिर वो पैसे लेकर वो जान छोड़ते हैं। जो खुददार लोग हैं, जो इज़्ज़तदार घराने हैं, वो अपनी इज़्ज़त को उछालना नहीं चाहते, तो इसी वजह से वो चुप करके खामोशी से वो पैसे लेकर चुप करके बैठ जाते हैं। तो लिहाजा इस तरह के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। तो ये एक धंधा भी बनता जा रहा है। लेकिन इस धंधे की आड़ में अगर किसी के साथ आप ज़्यादती करेंगे, ये भी नुकसान, ये भी गलत है। आप अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मुतलका फोरम जो है, मुतलका पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दे दें, उनको आगाह कर दें कि जनाब ये केस है, इसमें ये लोग हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जो काम करने वाले हैं उनके साथ भी कोई, जो मालकान है वो भी ज़्यादती करते हैं, जो काम करने वाले हैं वो भी कभी कभी मालकान से ज़्यादती कर लेते हैं। अब देखें ना, आपके घर में कोई मुलाजमा काम करती है, वो आपकी कोई चीज़ चोरी करती थी, तो आपने तो पकड़ना ही पकड़ना है उसे। ऑब्वियसली
पकड़ने से मुराद अब ये नहीं है कि आप उनको मारना शुरू कर दें, आप उनसे ज्यादती करें। नो, आप पुलिस कंप्लेंट जो है वो करें, वहाँ पे जाके उसका मामला जो देखें। तो बाज़ औक़ात लोग जो है वो इंसानियत को भूल जाते हैं, वो तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद नहीं, आपने ये तो एक्सट्रीम लेवल है, ये एक्सट्रीम लेवल है, मारना एक अलहदा बात है, तशद्दुद भी चले मान लिया एक अलहदा बात, ये तो एक्सट्रीम लेवल है। मैंने जिस तरह से जली हुई टांगे देखी हैं, आप देख नहीं सकते इस कदर दर्दनाक वो मंजर। इससे पहले भी एक केस आया था, उसमें एक लड़की को स्त्री लगाई गई थी, आपको याद होगा, वो भी केस एक सामने आया था। तो जब ऐसे कोई केसेस सामने आए तो उसमें अगर सज़ा आप ठीक तरीके से देंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा, दूसरे लोग भी आगाह हो जाएंगे जनाब के इस कानून में ये सज़ा है। डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट जो है वो एक कानून भी ला चुकी है, वो उस कानून पर अमल दरामद होना वो लाजमी है। लेकिन इस केस में हमारे कानून जिन्होंने अमल दरामद करवाना है वो खुद मुलव्वस निकले, अब इससे आगे आप क्या जा सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन सीएम साहब ने बाकायदा इस पर वाज़ेह हिदायत जारी की हैं पुलिस को भी और डॉक्टर्स को भी कि वो जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है उसको फौरी तौर पर आप ट्रीट करें। तो हमारी भी वज़ीर आला पंजाब से हिदायत है कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस हैं उनको कटहरे में लाया जाए, उस बच्ची को इंसाफ तो दिलाया किसी को जाए। बनाए ना, ताकि लोगों को पता चले कि आइंदा से उन्होंने ये काम नहीं करना है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उनके लिए भी सज़ा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये होता नहीं है कि किसी को मिसाल बनाया जाए, लोगों में डर खौफ हो। खैर, मरियम नवाज़ की आज वापसी या पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियाँ कर ली गई हैं और लाहौरिये पुरजोश है। कैसर खोखर साहब। जी बिल्कुल, मरियम नवाज़ की जो एंट्री हो रही है, वापसी हो रही है, ये बहुत अच्छा कदम है। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो फलना फूलना चाहिए, और अगर इमरान खान जो है उसको लाहौर में बैठकर सियासत करने का हक है तो मरियम नवाज़ को भी लाहौर में बैठकर सियासत करने का हक है। अब जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने इमरान खान के मुकाबले में जो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो फिलहाल उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो रही, चांस नहीं बन रहे वापसी के, तो लिहाजा जो शहबाज शरीफ साहब है वो ज़रा एक तो बूढ़े हो गए हैं, दूसरा वो अभी तक कुछ महंगाई की वजह से वो परेशान है, हुकूमत डिविडेंड नहीं कर रही, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं दोबारा फिर। लिहाजा अब इलेक्शन में जो है मुहिम में जो नून लीग है उन्होंने मरियम नवाज़ को उतारने का फैसला किया है, क्योंकि ग्लैमरस पर्सनैलिटी है और जो लोग हैं वो मरियम को पसंद करते हैं, मरियम को सुनना चाहते हैं, और कई लोग तो मरियम को देखने के लिए आ जाते हैं कि चलो मरियम को देखते हैं मरियम कैसी है। मुझे लगता है आप भी उन्हीं लोगों में शामिल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इस हवाले से नून लीग ने यह फैसला किया कि मरियम को इंतखाबी मुहिम में उतारेंगे, और ये मैं कहता हूँ कि मरियम का जो एंट्री है ये बड़ा अच्छा फैसला है, और मरियम वोट भी खींचेगी और मरियम सीटें भी लेगी, और वो वोटर जो है ना उनको भी मरियम कन्विंस करेगी। अली, आप खोखर साहब ने जो बात की, ग्लैमरस तो है ना, लोग पसंद करते हैं उनको, लेकिन अब कल से जो कैंपेन शुरू की जा रही है नून लीग की तरफ से कि उनका एक शानदार इस्तकबाल करना है, कंटेनर पे उन्होंने खिताब भी करना है, ये भी लिखा है। तो उसके लिए देखना ये कि लाहौरिये कितना निकलते हैं। अब ये समझ लें कि अगर मरियम नवाज़ वापस आ रही है तो यहाँ से इस्तकबाल के दौरान ही इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो रहा है। बिल्कुल, अगर लोग निकल आए, अगर लोगों ने अच्छा पुरतपाक इस्तकबाल किया तो समझ लें कि फिर नून लीग आ रही है इधर। अगर नून लीग वाले लोग कम निकाल पाए तो फिर नून लीग का अल्लाह। चलें, इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, 1 बजे का वक्त दिया गया है। 3 बजे दुबई से PIA की परवाज़ के जरिए लाहौर पहुंचेंगी। लीगी रहनुमा कारकुन बड़ी तादाद में इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे। इसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, तो हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे भी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। मौजूदा सूरत हाल अगर आज का मैंने आपके साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स शेयर किया था और आपको बताया था कि शहर लाहौर आज भी नंबर 1 पर है। स्मॉग के तदारुक के लिए सेक्रेटरी माहौलियात को वर्किंग पेपर बनाकर चीफ सेक्रेटरी को देने के अहकाम हैं। साबिका अदालती अहकाम पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब। रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे के बाद होम डिलीवरी की इजाज़त है, ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। अली, देखिए, ये जो ख़ास तौर पर जो 10 बजे के बाद होम डिलीवरी की इजाज़त है ना, ये अच्छा फैसला है। देखिए, चलिए बिजनेस भी चलता है, बिजनेस आपका चलता रहे। पहले तो आपने बिजनेस बिल्कुल ही बंद कर दिया था, रेस्टोरेंट्स मालकान यही तो गिला कर रहे थे कि आप ठीक है, हम आपका फ़ैसला जो है वो तस्लीम करते हैं, लेकिन आप हमें ख़ास तौर पर होम डिलीवरी की इजाज़त जो है वो लाजमी दें ताकि हमारा काम जो है वो चलता रहे। अब कोरोना के दिनों में आपने यही देखा होगा कि डिलीवरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। बिल्कुल ऐसे आप घर बैठे अपनी चीज़ ऑर्डर कर देते, आपको फौरी तौर पर मिल जाती, कपड़े, जूते, ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, ये अच्छा, ये हाई कोर्ट का एक अच्छा फैसला है। ठीक है, आपने रेस्टोरेंट अगर स्मोक के तदारुक के लिए बंद किए, आपने शादी हॉल्स को एक टाइम दिया, आपने मार्केट्स को एक टाइम दिया है, तो ये एक अच्छा फ़ैसला है। अब दूसरी तरफ देखना ये है कि क्या
ये जो असरात हैं इन चीज़ों को बंद करने के बाद, क्या स्मोक ख़त्म हुई है? कंपैरिजन तो करें ना। अब उसके लिए हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि जनाब पिछले जो आपने इकदाम किए हैं उससे क्या फ़र्क पड़ा है। अब देखना ये होगा कि आया आपने मार्केट्स बंद कर दी, शादी हॉल बंद कर दिए, आपने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए, इसका आपको आउटपुट क्या मिली है? क्या स्मोक वाकई ख़त्म हुई है? कंट्रोल हुई है? अगर कंट्रोल नहीं हुई तो फिर इसका फ़ायदा लोगों का तो बिज़नेस तबाह हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग 11-12 बजे, 2 बजे, 3-4 बजे आकर अपने रेस्टोरेंट्स खोलते हैं उनको तो कोई फ़ायदा नहीं, उनको तो नुकसान है। और दूसरी तरफ बात यह है कि स्मोक के तदारुक के लिए सिर्फ ये चीज़ें ज़रूरी काफ़ी नहीं है, आपको और भी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर फोकस करना होगा। और वो ये कि आपने वर्ल्ड बैंक ने जो आपको एक पैरामीटर्स दिए हैं, जो आपको गाइडलाइंस दी हैं, आप उन गाइडलाइंस पर अमल करें। बिल्कुल। आपने मॉनिटरिंग यूनिट्स बनाने थे कि आपने लाहौर में वो लगा लिए। हाई कोर्ट से अपील ये है, आप महकमा माहौलियात से कम ये तो पूछें कि जो उनको टारगेट्स दिए कि क्या उन्होंने अचीव किए नहीं किए, भट्टों पर काम किस हद तक मुकम्मल हुआ, वो किस हद तक मुकम्मल हुआ। आपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एक नया सिस्टम लगाना था कंट्रोल करने के लिए स्मोक को, ताकि उनका धुआं जो है वो ऊपर जाके नुकसान देना बने, क्या वो सिस्टम आपने लगाए, अपग्रेड किए? बिल्कुल। आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो इन्वायरमेंट की पॉलिसी अप्रूव की है, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? आपने मॉनिटरिंग, एयर मॉनिटरिंग, मुझे तो लगता है अब कोई जाके चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखता, जाके जो रोजाना मॉनिटरिंग का कहा गया पहले बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाती थी, फ़ाइन किए जाते थे, लेकिन अब वो सिलसिला रुक चुका है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अदालतों का रुख कर लेते हैं और वो स्टे लेते हैं कि ये क्या सिलसिला है। क्योंकि हमारी जो सूरत हाल है, हमारी इंडस्ट्री अगर बंद होती ना तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए। वर्कर्स जो हैं वो काम छोड़ दिए, फैक्ट्री बंद हो रही है इसी वजह से। तो लिहाजा जो आपको वर्ल्ड बैंक ने या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है इन इंडस्ट्रीज़ को अपग्रेड करने के लिए, आप उनके ऊपर जो है फोकस करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बुज़दार गवर्नमेंट में कुछ फंड जो है वो यूटिलाइज भी किए गए, हम ये नहीं कहते वो नहीं किए गए, किए भी गए, आपने फ़ंड दिया, लेकिन इसको मज़ीद आप बेहतर करें। जो वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन है उस पर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। हाई कोर्ट से अपील है कि वो महकमा माहौलियात से कम पूछे तो सही कि जो आपको एक टारगेट्स दिए जाते हैं क्या वो आप अचीव करते हैं या सिर्फ वो रेस्टोरेंट ही बंद कर दे रहे हैं, ताकि रेस्टोरेंट मालिकान जो कि बेचारे बिल उनको भी एहसास हो कि क्या हमारे बंद होने से, हमारे रेस्टोरेंट बंद होने से, हमारा बिजनेस बंद होने से कुछ सामने कुछ चीज़ बेहतर हुई है या नहीं, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। उनको भी पता चले कि जी अगर हमारा बिजनेस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो चले एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बेहतर हुआ है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। शहर की ट्रैफिक संभाले नहीं संभल रही है, सो वक्त की अहम ज़रूरत है ये खोखर साहब, लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये काम जल्द अज जल्द पाया तकमील को भी पहुंचे। जी बिल्कुल ये अकबर चौक का जो मनसूबा है ये बड़ा अच्छा मनसूबा है, ये होना चाहिए, लेकिन जो ट्रैफिक का मुतबादल इंतजाम है वो हुकूमत को करना चाहिए, पुलिस को, ताकि ट्रैफिक के फ्लो जो है उसमें गड़बड़ ना हो, लोगों को मुश्किलात ना हो, ताकि फ्लाईओवर भी बने और लोगों को खुशी भी मिले और लोगों को रूट जो है ट्रैफिक का वो भी अच्छा मिले। मुतबादल बेहतर रास्ते बनाने चाहिए ताकि मुतबादल ट्रैफिक चले। ये इसका ट्रैफिक पुलिस के क्योंकि ऑलरेडी हम देखें कलमा चौक फ्लाईओवर पे काम हो रहा है, समनाबाद में काम हो रहा है। 15 अप्रैल की खैर कल DGLD ने दौरा भी किया है, तो वो जो बिल्कुल आपको समनाबाद वाली जगह पर हिलजुली नहीं नजर आ रही थी, वहाँ काम तो शुरू हो गया है। अगेन मैं यही कहूँगी कि ये मनसूबे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन लोगों के लिए वबाले जान बन जाते हैं जब इन पर काम अली जल्दी नहीं होता। देखिए ये 2 प्रोजेक्ट नहीं, एक प्रोजेक्ट नहीं, अगर अंडरपास बनना होता है तो शायद आप जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेते हैं। अंडरपास के साथ साथ आपने फ्लाईओवर भी बनाना है, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो लगता है 1.5-2 साल ले जाएगा, क्योंकि अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रोजेक्ट में उस तरह से रफ्तार शायद ना आ सके। अगली हुकूमत आए वो हो सकता है इस प्रोजेक्ट के साथ क्या डील करे क्या ना करे, वो कोई पता नहीं उसका। तो लिहाजा अगर अब ये काम शुरू करने लगे हैं तो LDA को ज़रूरी चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट के ऑन गोइंग फ़ंड अगर वो गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं तो वो फौरी तौर पर ले लें। अगर उनका ऑन रिसोर्स रेवेन्यू से है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर गवर्नमेंट से फ़ंड तो वो फौरी लेकर इस पर काम शुरू करें। खोखर साहब ने बात बिल्कुल ठीक है कि आप प्रोजेक्ट कोई भी मुकम्मल करें, लेकिन उसका रूट, मुतबादल रूट जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप मुतबादल रूट नहीं देंगे तो लोगों के लिए बहुत मसला बनेगा। छोटा चौक नहीं है, बहुत बड़ा चौक है, बहुत बड़ा है। और आपकी टाउनशिप से आने वाली ट्रैफिक, आपकी पीको से जाने वाली पीको रोड से जाने वाली ट्रैफिक है, उसके बाद फैसल टाउन, ग्रीन टाउन, सबसे जोहर टाउन, सारी ट्रैफिक वहाँ पे आती है।
तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। पास ही आपकी मार्केट्स भी हैं। हाँ, आपको मुतबादल रूट्स के साथ साथ उन इलाकों के अंदर जो छोटी छोटी सड़कें हैं वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है, आप वो कंट्रोल नहीं करोगे तो आप ट्रैफिक का दबाव काबू नहीं कर पाओगे। अब आप अकबर चौक से सीधा आगे चले जाए, आपको रास्ते में रेडियाँ नज़र आएंगी, रेडी बांध नज़र आएंगे, आपको उनको हटाना पड़ेगा। इंक्रोचमेंट के साथ साथ आपको रूट प्लान दें, हो सकता है कि आप बेहतर मुतबादल जो है वो रूट देकर लोगों को परेशानी से बचा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस प्रोजेक्ट को बर वक्त मुकम्मल होना और ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि अभी भी ट्रैफिक का बहुत। और शहरियों से भी यही अपील होगी कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए ही बनना है। आप कुछ वक्त के लिए अगर ये अजियत बर्दाश्त कर लेंगे तो मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। महंगाई पे एक कमेंट खोखर साहब आप बिल्कुल महंगाई के हवाले से चाहिएगा, अब क्योंकि इलेक्शन करीब है, अब जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत आ रही है और पंजाब में और फाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और दोनों एक तरह की हमआंगी भी रखते हैं और महंगाई पर कंट्रोल करने की हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। महंगाई पर कंट्रोल को सब कैसे, डॉलर को तो देख लें, डॉलर ही नहीं काबू, डॉलर का बाइकआउट कर दे, डॉलर का कौन बाइकआउट कर दे, कैसे बाइकआउट कर दे, खरीदना बंद कर दे डॉलर, और डॉलर देकर अपने पाकिस्तानी करेंसी खरीद ले। डॉलर का बाइकआउट करने से डॉलर की कीमत खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। बाइकआउट नहीं कर सकते, आपने हर चीज डॉलर में परचेज करनी है, आपने हर चीज डॉलर में परचेज करनी है। आप कैसे, आपकी कंटेनर देखें, 8000 कंटेनर आपका रुका पड़ा है वहाँ पे सारी जो चीज़ें खाने पीने की अशिया है वो भी आपकी वहाँ पे मौजूद हैं। जो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं ख़ास तौर पर, वो उनका बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का। खैर अब ये तो महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, इसको काबू करना एक बहुत बड़ा टास्क है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम, क्योंकि आपके वीकेंड को स्पेशल बनाते हैं और आपके पसंदीदा मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं जी। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम कुछ आपके वीकेंड को मज़े का बनाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ सुनवाएंगे भी बहुत मज़े का। हुमा ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया और उसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन अहमद मौजूद हैं, आर्किटेक्चर हैं। इनके बारे में बताते चलो, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की बानी सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियाँ निभाई हैं इन्होंने, और कामयाबी के साथ कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतहर्रिक अफरादी क़ुव्वत के तौर पर ये हमें हमेशा नजर आई हैं। अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आपका क्या हाल चाल है? थैंक यू, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन माने, जब हमें हर फील्ड में ऐसी माशाल्लाह खूबसूरत ख़वातीन और अपना नाम बनाने वाली ख़वातीन नज़र आती हैं, तो यकीन माने बीइंग अ वुमन बहुत खुशी होती है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाए, आपको ख़वातीन माशाल्लाह हर जगह आगे नज़र आती हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम हुमा से। कोई तारुफ नहीं चाहिए आपको, लोग आगे बहुत ज़्यादा आपके फ़ैन हैं, सो कैसा लगता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। बहुत अच्छा लगता है, इट्स बीन अ ब्लेसिंग। अभी एक फ़ैन मूवमेंट तो आपका मैंने अभी शो के दौरान ही देख लिया, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, एंड देन आपको एक ड्राइव मिलती है कि अल्लाह ताला का और मज़ीद शुक्र अदा करें। बिल्कुल, आपने ये देखे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम जी डॉक्टर यास्मीन अहमद साहिबा की तरफ। कैसे ये फील्ड ज्वाइन की? जॉइन तो देखें, जिस स्टेज पे हमारे पास प्रोफेशन की चॉइस सिलेक्शन होती थी बैक इन 1990s, तो वो तब एक बड़ा वो एक टिपिकल इरा था कि लाइक लिमिटेड चीज़ें, लाइक स्टूडेंट्स को चॉइस होती थी बायो या मैथ्स। एग्जैक्टली। तो आई वाज गुड एट मैथ्स, और आफ्टर हैविंग टॉप्ड इन मुल्तान बोर्ड, मेरे लिए डिसाइड मेरे फादर ने और सारे पैटर्नल अंकल्स ने यही किया कि शी शुड गो टू आर्किटेक्चर इफ शी इज़ इंटरेस्टेड इन सम फील्ड अंडर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो दैट्स हाउ आई अडॉप्टेड इट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अप्लाइड वो इंटीग्रेशन कितनी ज़्यादा है, दैट आई केम टू नो आफ्टर ग्रेजुएशन। सही। अच्छा, मुझे ये बता दें, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं ये फील्ड बच्चियों के लिए, क्योंकि आगे पाकिस्तान में ऐसा स्कोप नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, कितना स्कोप है, हमें कितना अपने बच्चों को इस फील्ड की तरफ लेके आने की ज़रूरत है? देखें, आर्किटेक्चर का स्कोप अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन करें ना, तो आप इसको, इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला कि 100% में से अभी हम सिर्फ 5% को अचीव कर पाए इफ़ वी टॉक ऑन द रोल ऑफ आर्किटेक्ट्स इन आवर सोसाइटी। क्यों?
क्योंकि 75% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी वो है जो इस आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी एंड प्रैक्टिस से डिप्राइव्ड है, बिकॉज मेजॉरिटी जो काम है दैट्स बीइंग डन इन प्राइवेट सेक्टर. हाउएवर इफ यू लुक एट द मॉडर्न वर्ल्ड, वहाँ पे क्या है कि आर्किटेक्चर प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ है. तो अगर आप फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आई हैव माई ओन वैलिड एक्सपीरियंस इन द फील्ड के फीमेल्स इस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बिकॉज दिस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. यू स्टार्ट ऑफ विद थेरीज, यू डू ऑल दीज टेक्निकल presentation skills, softwares, you have to go to the field and you come back with a lot of analytics. ये ना थोड़ा सब्र डिमांड करती है फील्ड ज़्यादा. तो लड़कियां क्योंकि मल्टीटास्किंग होती हैं तो दे परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल. बिल्कुल एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. हुमा मैं आपकी तरफ आऊँगी, कुछ बिल्कुल स्टार्ट से बताएं कैसे आप सिंगिंग की तरफ आई, पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल. मैं जल्दी से कि आपको रिकैप देती हूँ. मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं मेरी लाइफ में कि मुझे 2 लोगों ने ऑफ़र किया था कि अगर मैं उनको राइड्स दूँ अपनी बुक लिखने के बारे में, बिकॉज इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. एंड आई स्टार्टेड ऑफ सिंगिंग विद द बैंड कॉल्ड सिम्फनी. फर्स्ट एवर पाकिस्तानी फीमेल बैंड मैंने बनाया और उसको हमने रिलीज़ किया साउंड मास्टर कंपनी से कराची. And then I am from Karachi. I was born and brought up there. And then I studied from PECHS College, जहाँ से मरीना खान, सानिया सईद and मिशी खान, you name it, so many people. तो मेरा भी एक छोटा सा नाम है उसमें. तो उसके अलावा फिर ये हुआ कि समरा मेरी दोस्त थी और हमने डिसाइड किया कि हम एक बैंड बनाते हैं. शी गॉट मैरिड वेरी अर्ली एज और उसके हस्बैंड जो हैं ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आसिफ रज़ा मीर साहब. एंड नाउ माशाल्लाह समरा का बेटा जो मुझे हुमा खाला कहता है आद रज़ा मीर. तो यस, तो वो वी जस्ट फॉर्म दिस बैंड एंड आसिफ भाई सपोर्टेड अस और हमने वो सिम्फनी के साथ एल्बम रिलीज़ की, 3-4 शोज़ किए. एंड इन द मीन टाइम समरा एंड आसिफ रज़ा मीर, आसिफ भाई दे मूव टू कैलगरी कैनेडा. जो हमारे गाने सीक्वेंस करते थे, आतिफ अली मूव टू ह्यूस्टन, शाजिया मूव टू कैनेडा अगैन इन टोरंटो. And I got a job in Emirates Airlines in 1994. So I moved from Karachi to Dubai. And ever since I was based there and I was flying for Emirates Airlines as a cabin crew all my life. All my life. Till last year जब मैंने decide किया कि चलें I should be getting back to my music और मुझे अपना 100% music को देना पड़ता है. तो by profession I was a cabin crew and with passion I was a singer. तो बस वो वाला केस था. I'm back to Pakistan, back to my roots. And उसी बीच में दुबई में रहते हुए मैंने 2 अपने पहला डेब्यू था, फिर उसके बाद सोलो एल्बम. तो पहले एल्बम का नाम था लाज. उसमें एक बहुत ही जैसे बोलना चाहिए एक ऐसा गाना विच टोटली वेंट ऑफ द हुक, दिल की लगी कुछ और भी, जो कि नाजी हसन का गाना था ओरिजिनली. एंड आई सैंग एट आयशा की रिक्वेस्ट आ गई है तो हमें ये भी गाना आप सुना ही दें. ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर 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 हो जाएगा. मैं आपको ऐसे ही सुना दूँ कोई माइक वगैरह के बगैर, और या आप इसी माइक से सुना सकते हैं. अच्छा, मतलब मैं लाइव सुना दूं या हम MCR से चलवाएंगे, कुछ इस तरह का कुछ करेंगे? आपने सिर्फ 2 लाइनें हमें. अच्छा, मैं 2 लाइनें गुनगुना देती हूँ. ओके जी, बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट पे ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, 2 दिल जुदा ना करे. हो दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहें जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिला ना करें. हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे. ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह. अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं जी डॉक्टर यास्मीन की तरफ. और आप लाहौर कॉलेज में पढ़ा भी रही हैं. बीइंग अ टीचर आपको कैसा लगता है जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितना उनमें चैलेंज है? देखिए, लाहौर कॉलेज के एक बहुत यूनिक डायनामिक्स हैं. लाहौर कॉलेज पे विमेन यूनिवर्सिटी एशिया की लार्जेस्ट विमेन यूनिवर्सिटी है. 17,000 फीमेल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं यहाँ पे. और मेरा पढ़ाने से पहले यहाँ का सच यहाँ ऑल फीमेल्स में पढ़ने का भी एक्सपीरियंस नहीं था. जब डिपार्टमेंट इंसेप्ट हुआ बैक इन 2012 तो आई वाज अ बिट रिलक्टेंट
क्योंकि फील्ड हमारी ऐसी है कि इसमें इंटरेक्शन बड़ी ज़रूरी है। एनीवे लेकिन अंदर जाके जो मेरा इन 12 सालों का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, हाईली अचीव्ड मेरिट आता है हमारे पास, हाई मेरिट कैंडिडेचर। फीमेल्स का वो सेगमेंट जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और पैशनेट है, मतलब यू एक्सपेक्ट वन फ्रैक्शन एंड दे कम बैक विद फुल होल ग्लास। तो बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हैं, और हार्ड वर्क तो है ही, आपको पता है हमारी फीमेल्स माशाल्लाह सोशली रिस्पॉन्सिबल। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी, सोसाइटी आउटरीच प्रोग्राम्स, रिसर्च एनालिटिक्स, इन सब का वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल। वो अच्छा, अब स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, एक आम सा तासुर है कि अगर आपने इस फील्ड में आना है, कुछ बिजनेस माइंड अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट होनी चाहिए, क्या ये वाकई ठीक है? देखें, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो जो ये हमारी अंडरग्रेड डिग्री होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। इसमें जब तक बच्चे इंटर्नशिप्स नहीं करते, रजिस्टर्ड नोटिफाइड इंटर्नशिप्स, उनकी डिग्री अवार्ड नहीं होती। तो दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद द फील्ड राइट आफ्टर 3rd ईयर। वहाँ से बहुत हेल्प मिल जाती है। जी। तो हमारा तो एक्सपीरियंस लाहौर कॉलेज की ग्रेजुएट्स के साथ ऐसे है कि बाय द टाइम दे रीच देयर डिग्री अवार्ड, तो वो ऑलरेडी होती हैं, जॉब्स पर होती हैं, प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं, सबलेट हो जाते हैं कई चीज़ें। सो यू नो इट इज़ अ स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो दोज हु जिनका स्किल इज़ प्रॉपरली अचीव, जिन्होंने स्किल ट्रेनिंग ले ली अच्छी तरह, वो तो स्टार्ट में उनको एक अच्छा मिल जाता है स्टार्ट। यस, जब आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो करने हों तो उसके लिए डेफिनेटली यू नीड सर्टेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन उससे पहले ये प्रैक्टिस बेस्ड ज़्यादा है। यू स्टार्ट, जैसे डॉक्टर्स हैं, एग्जैक्टली प्रैक्टिस में इतनी अर्निंग है कि इफ़ यू गिव अ गुड इनपुट, आप अच्छी तरह से अडॉप्ट करें तो शुरू के 4-5 साल के बाद बच्चे स्टेबल कर जाते हैं। बिल्कुल, इस पे लेकिन आपकी मेहनत भी मैटर करती है कि आप कितना अपने काम के साथ ऑनेस्ट होकर चल रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे बहुत ही प्यारे से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बढ़ूंगी डॉक्टर यास्मीन की तरफ। ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, इनोवेशंस आ रही हैं, हर कोई डिफरेंट कुछ चाह रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, चीज़ें कितनी मुश्किल भी हो गई हैं इसके साथ? अगर ये आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो येस यू आर राइट। हाउएवर इसको अगर हम समराइज करें तो 1990s के बाद जो पाकिस्तान के मैं आर्किटेक्चरल कैरेक्टर को रेफ़र कर रही हूँ, तो उस वक्त में येस एस्थेटिक्स वाज द मेन कंसिडरेशन। ये वो टाइम था जब हम नए नए ग्रेजुएट भी किए, टिल 2000 येस इट वेंट ऑन लाइक दिस। बट विद एडवेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इनटू आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस, जैसे आप देखें कि अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो एनर्जी कैलकुलेशंस दे देते हैं कम्प्लीटली फॉर योर इनडोर बिल्ट एनवायरनमेंट। सिमिलरली कोविड के बाद आप देखें कि चेंज कैसे आया है कि सो मच सो कि जो एक रिक्वायर्ड डायमेंशन चाहिए फॉर कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, उस पे बेस्ड कैलकुलेटेड एरियाज़ के लिए वो आ गया। तो विद दिस चेंज एक ग्रुप तो ऐसा है जो अंडरस्टैंड करता है कि एनर्जी एफिशिएंट, क्लाइमेट फ्रेंडली, सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होने चाहिए। फिर उसमें एस्थेटिक्स कम्स सेकंड। एस्थेटिक्स ऑटोमेटिकली फिर चेंज हो जाते हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में एज एन एकेडमिशियन, एज एन एडवाइज़र टू सर्टन कंपनीज़, मैं पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी में भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ। सिमिलरली एक लाहौर टाइम्स स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड है जिसको अबू धाबी की एक कंपनी हेड कर रही है, एंड दे डूइंग दिस 6000 वर्टिकल यूनिट्स का एक प्रोजेक्ट। देखिए ये दो कंप्लीट डिफरेंट एंड्स हैं। इन दोनों में जो कॉमन मैं एडवाइस करती हूँ इन माय ओन कैपेसिटी, वो एनर्जी एफिशिएंसी के मीन्स हैं जो हर सूट, और ये वो चीज़ है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉच की जा रही है कि आप मैकेनिकल मीन्स पे कम रिलाय करें और आपकी बिल्डिंग टेक्निक्स
ऐसी होनी चाहिए कि आपको थर्मली एडजस्टेबल वो हों। तो इस तरफ की इनोवेशन दुनिया भर में अडॉप्ट की जा रही है एंड सेम गोज़ और टू हम पाकिस्तान। थोड़ा सा इसमें नो डाउट थोड़ा पीछे हैं, लेकिन थोड़ा सा। अब वो टाइम नहीं है। जी, हुमा, मैं जी। आपसे जानना चाहूँगी, इंस्पिरेशन होता है आपका कोई ना कोई हमेशा, जिसको आप बचपन में देखते हैं, सुनते हैं, आप कहते हैं मैंने इसकी तरह का गाना है, यहाँ तक मैंने पहुँचना है, ऐसे ही है। किसको हमेशा सुना देखा? वैसे तो पर्सनली स्पीकिंग जनरली तो माय फादर हैड ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन। वो भी बहुत बड़े म्यूज़िक लवर्स थे। एंड देन ये हुआ कि आई जस्ट लॉस्ट हिम लाइक ईयर एंड हाफ अगो। उसके अलावा नाज़िया हसन, नाज़िया हसन को वाचिंग नाज़िया हसन सिंगिंग आई ग्रू अप लिटरली। तो वो मेरी सोर्सेस इंस्पिरेशन थी, जिसकी वजह से आई केम अप विद दिल की लगी। एंड इट जस्ट सो हैपन कि आई ऑलवेज वांटेड टू मीट हर। अ कपल ऑफ टाइम्स आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट हर इन दुबई। बट जब आप बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं व्हेन यू लव समबडी सो मच, तो अब मैं उनके पास नहीं जा सकी, उनसे बात नहीं कर सकी, बिकॉज आई वाज सो, जिसे बोलना चाहिए कि उस ज़माने में एक तरह से देखा जाए फ्लैबरगस्टेड हो गई थी। फिर मैंने वो गाना बनाया दिल की लगी, मैंने उनको डेडिकेट किया। और उस गाने की ब्यूटी ये थी कि वो उसमें सिर्फ गिटार और एक वोकल्स थे, उसमें कोई ख़ास परकशन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। गिटार जो थे, हमारे मुल्क के लेजेंड गिटार प्लेयर आमिर ज़की ने उसको प्ले किया था। ही इज़ ऑल्सो नो मोर। तो अब ये कि बस फिर मैंने गाया, और मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से इट्स गोना गो ऑफ द हुक, इट्स गोना गो क्रेजी लाइक दिस कि आज भी 15 साल के बाद एवरी 13th नाइट वैलेंटाइंस डे से एक रात पहले वो हर चैनल पर चलना शुरू हो जाता है गाना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मैं आपसे डॉक्टर साहिबा ये जानना चाहूँगी, क्या आप पेरेंट्स को सजेस्ट करेंगी कि जो लोग अपने बच्चों को इस फील्ड में लेकर आना चाह रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखें, ऐसे तमाम डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर जिसमें आपको प्राइवेट कैपेसिटी में अपना काम करने की स्पेस मिल जाए, आई थिंक नथिंग लाइक इट। फिर इसका इंटरनेशनल वैल्यू बहुत है, और इसकी 3 डोमेन्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, रिसर्च। अब आई होप इन टाइम्स टू कम ऐसा टाइम आ जाए कि रिसर्च लिंक करे पब्लिक, प्राइवेट एंड एकेडेमिया को, तो बहुत स्कोप है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो लड़कियां वैसे भी जैसे पेशेंट होती हैं ज़्यादा, द मोर एनर्जेटिक। तो मेरा ख्याल है इट्स अ वंडरफुल फील्ड फॉर। अच्छा, आने से पहले ये है कि जो अब हमें प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन में चेंज लाना चाहिए। इसके जो प्रेपरेटरी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो IB में तो ऑफ़र हो रहे हैं इंटरनेशनल बैकलॉरेट में, समहाउ दे आर नॉट देयर विद O लेवल्स और मैट्रिकुलेशन सिस्टम में। तो उसमें ये है कि मैथमेटिकल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स ये थोड़े बेहतर होने चाहिए। ड्राइंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ड्राइंग आप अच्छी कर सकेंगे तो आप परसीव करेंगे और उसको कंप्यूटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दीज आर द 3 लाइन्स। बच्चे अगर इसमें अच्छे हैं तो दे कैन परफॉर्म वेल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हुमा की तरफ मुझे आना है, और हुमा हमने आपको ऐसे नहीं आज जाने देना। कुछ मैसेज अगर आप देना चाह रही हैं तो फिर उसके बाद हमने गाने पे आना है। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? मैं देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। जिए, जीने दें, और अपनी नोज़ अपने पास रखें, किसी के बिजनेस में मत अड़ाएं। लाइफ विल बी मच ईजियर एंड मच हैप्पियर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। इससे आप खुद भी खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी आप खुश रख सकते हैं। और अब हुमा हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप हमें एक गाना सुना दें, ये वाला माइक आप रिमूव कर दें और थोड़ी सी हम आपको ये गाना मैं आपको सुना रही हूँ। ये मेरा नया गाना है जो अभी रिलीज़ हुआ है, इसकी वीडियो जल्द आने वाली है। अंडर द बैनर ऑफ गीत मशीन। इसको कंपोज किया है सुल्तान मौसीकार ने और इसको प्रोड्यूस किया है अली मुस्तफ़ा ने। ग्रेट, सही। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं। सेगमेंट में क्योंकि वीकेंड पे आप लोगों ने शॉपिंग भी करनी होती है, सब्जियां वगैरह खरीदनी होती हैं, घर की ग्रॉसरी इकट्ठे लोग कर लेते हैं। सो आज के भाव क्या है, शामिल करते हैं अपना सेगमेंट। हाफिज़ दिलावर की तरफ चलेंगे। जी हाफिज़ दिलावर, रेट लिस्ट बता दें आज की।
जी है ना, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा हुआ है, जबकि जो मुतअद्दिद सब्जियां हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, इनकी कीमतों में 15 से 20 रुपए का आज इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ सरकारी रेट लिस्ट और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 245 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 270 रुपये तक प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो 55 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 70 रुपये टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। अदरक की बात अगर की जाए तो 435 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 480 रुपये तक अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की अगर बात की जाए तो 395 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 450 रुपये तक लहसुन जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 120 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की अगर बात की जाए तो आलू 29 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 35 रुपये तक जो है आलू फ़रोख्त हो रहा है। शलजम की बात की जाए तो 30 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 35 रुपये तक शलजम जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर लीमू की बात की जाए तो 65 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 75 रुपये जो लीमू है फ़रोख्त हो रहे हैं। मेथी की अगर बात की जाए तो 84 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 120 रुपये तक मेथी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसके बाद अगर बंद गोभी की बात की जाए तो 20 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 25 रुपये बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये शिमला मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। मटर की अगर बात की जाए तो 115 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 130 रुपये तक मटर जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें रेट लिस्ट बता दी। अगर आपका प्लान है वीकेंड में मूवी देखने का तो सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जी, बिग स्क्रीन। इससे पहले जिनकी बर्थडे है जी संडे को और मंडे को, सो आप अपनी पिक्चर्स हमें भिजवा दें, क्योंकि जब एक दिन का गैप आता है तो हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स आ जाती हैं। सो जल्दी जल्दी कीजिए, अपनी पिक्चर्स भिजवाएं, इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। सेकेंडली, आप लोग अगर कोई टैलेंट आपके पास है ज़रूर हमसे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको भी हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और आपका टैलेंट हम पूरे लाहौर के साथ शेयर करेंगे। आपकी तजावीज़, आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ें हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं तो ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर, कि आपकी सजेशंस हमारे लिए हमेशा बहुत अहमियत रखती हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात होनी है अब मंडे को। सो मंडे तक के लिए हमें आपसे चाहिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।